आर्थिक बदलाव। गुप्त काल में कृषि विशेषज्ञ अर्थव्यवस्था में लाए गए बदलावों का उल्लेख पूर्व में किया जा चुका है। कृषि क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन था भूमि अनुदान। अर्थव्यवस्था का आरंभ में धार्मिक लाभ गहरी भूमि कर से मुक्त रखे गए और आगे चलकर उन्हें गांव पर प्रशासनिक और न्यायिक अधिकार सौंप दिए गए। फिर भी धार्मिक विशेषज्ञों जैसे ब्राह्मणों को दिए जाने वाले भूमि अनुदान के आर्थिक लाभ अधिक महत्वपूर्ण थे। ब्राह्मणों का कृषि विशेषज्ञ ऋतुओं और पंचांगों के ज्योतिषिक ज्ञान और कृषि के तरीकों की जानकारी के फल स्वरूप व्यापक पैमाने पर कृषि कार्य होने लगा। इस प्रकार R.A. शर्मा जैसे इतिहासकारों ने आरंभिक मध्य युग में कृषि विस्तार के तथ्य को स्वीकार किया है। कृषि पारागृह जैसी महत्वपूर्ण रचना उस काल के खेतों और कृषि कार्यों का जीवन चित्रण प्रस्तुत करती है। धार्मिक और धर्मांतर लाभार्थियों को भूमि अनुदान देने से राज्य को कोई तत्कालीन राजस्व तो नहीं मिलता था। इस अनुदानों से ग्रामों में संपदा आती थी और वह एक व्यापक आर्थिक नेटवर्क से जुड़ जाते थे। यदि अनुदान में दी गई भूमि बंजर अथवा जंगली होती थी तो लाभार्थी उन पर कृषि कार्य आरंभ करता था। ये बात जंगली और कबीलाई क्षेत्रों पर विशेष रूप से लागू होती थी। ब्राह्मणों को कृषि कार्यों की ज्योतिषीय और तकनीकी जानकारी होती थी। इसी काल का एक अति महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक परिवर्तन था मध्य एशियाई और उड़ीसा, असम, पश्चिमी और दक्षिणी भारत के हिस्सों में कबीलों का किसानीकरण। जब ब्राह्मण लाभार्थित कबीलाई भारत के जंगलों और पहाड़ियों में पहुँचे तो इन्होंने कबीलों के एक वर्ग को कृषि कार्य में संलग्न कर दिया। इस प्रक्रिया से समाज और राज्य को दो आर्थिक लाभ हुए। पहले की अपेक्षा अधिक कृषि योग्य भूमि पर खेती होने लगी, जिसके फलस्वरूप ग्रामीण समाज के विस्तारीकरण और राजस्व की बढ़ती मांग को पूरा करने के अवसर सुलभ होते गए। कबीलाई समाज के श्रम का एक हिस्सा कृषि जंगल ग्रामीण विधि व्यवस्था गाँवों में लोक कल्याण के साथ साथ खनन कार्य में लगाया गया। राज्य के राजस्व अनेक प्रकार के भूमि और व्यापार के कर से प्राप्त होता था। गुप्त काल के अंत में सिक्कों में जो मिलावट होने लगी उसे राजकोषीय संकट का परिणाम बताया जाता है। जैसे कि हेनसांग ने लिखा है, हर्ष ने राज्य की आय को 4 वर्गों में बांट दिया था। 1/4 सरकारी कार्यों के लिए, दूसरी चौथाई लोक सेवकों के वेतन के लिए, तीसरा चौथाई भाग बौद्धिक उपाधियों पर पुरस्कार के लिए और अंतिम उपहारों के लिए। गुप्त काल की अर्थव्यवस्था के बारे में कहा गया है कि इसमें शहरी केंद्रों में ह्रास हुआ और इसके लिए उस काल की समाप्ति अर्थव्यवस्था को जिम्मेदार माना गया है। शहरों का नुकसान नहीं हुआ बल्कि अनेक में तो वाणिज्य का लगभग अंत ही हो गया। कुषाण काल की खुदाई में उसकी समृद्ध स्थिति का पता चलता है। शहरों के भरण पोषण के लिए कृषि उत्पादनों की आर्यप्रतांत को बढ़ाने निजीलीकरण का परिणाम माना गया। वर्षों की कमी और वनों की कटाई ने भी कृषि उत्पादन को प्रभावित किया होगा। इन सारे कारणों को संयुक्त परिणाम सरकारी पतन रहा होगा। फिर भी प्रश्न उठता है कि क्या यह सरकारी पतन उपमहादेशीय अथवा कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित था?
गौरतलब है कि कुछ शहरों में निश्चय ही ह्रास हुआ, लेकिन यह एक उपमहादेशीय घटना नहीं थी और पतन के कारण भिन्न भिन्न थे। पर्यावरणीय परिवर्तनों के साथ साथ आर्थिक परिवर्तनों की भी इसमें भूमिका रही होगी। विनिमय के नए केंद्रों के विकसित होने से व्यापारिक मार्गों को अलग मार्ग से निकालने की आवश्यकता पड़ी होगी। गंगा की घाटी में नए शहर विकसित हुए, जबकि न्यायकब्स कन्नौज अपने भीतरी प्रदेश की स्मृति व कृषि अर्थव्यवस्था के कारण फूलता फलता रहा। दक्कन में पोनार की वाकाटक काल में अच्छी प्रगति हुई। वाला भी अरब सागर के जरिए व्यापार, जिसमें समृद्ध अरब व्यापारी शामिल थे, के कारण वाणिज्य केंद्र बन गया। मध्य एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया में भारतीय सौदागरों का बोलबाला था। उपमहाद्वीपीय के कुछ हिस्सों में गुप्त काल अपने पूर्ववर्ती काल के आर्थिक विकास की गति का अंतिम दौर था। अन्य हिस्सों में 6वीं सदी में पश्चिमी तक पर सौदागरों के नए समूह का समुदय हुआ। वाणिज्य संपत्ति के स्रोत थे खदानों, पेड़ पौधों और पशुओं के उत्पादन, जिन्हें कुशल शिल्पकारिता से उपयोगी वस्तु का रूप प्रदान कर दिया जाता था। सोना कन्नड़ के खानों से निकाला जाता था, लेकिन सुंदर सिंदूर उत्तर की पर्वतीय धाराओं में प्रक्षालित किया जाता था। सोने में उच्च कोटि की शिल्पकारिता भव्य रूप में अभिकल्पित और सावधानीपूर्वक ढाले गए गुप्तकालीन सिक्कों में परिलक्षित होती है। ऐसे सिक्कों के जरखे मिले हैं जिसमें कुछ टकसाली स्थिति में हैं। ऊंची गुणवत्ता के रेशम और तौल के मानक वाणिज्य को सुविधाजनक बनाते थे। तांबे और लोहे का खनन जारी रहा और उनका उपयोग घरेलू सामानों, बर्तन, उपकरणों और औजारों में किया जाता था। इस अवधि की सबसे प्रभावशाली धातु वस्तुएं है लौह स्तंभ, जो अभी दिल्ली के मेहरौली में अवस्थित है। इनकी ऊंचाई 23 फीट से कुछ अधिक है और इसका धातुकर्म इतना उम्दा है कि इसमें अभी तक जंग नहीं लगा है। इसका शिलालेख चंद्र नामक राजा का उल्लेख करता है, जिसे कुछ लोग चंद्रगुप्त द्वितीय मानते हैं। उतनी ही प्रभावशाली बौद्ध की आदमकंद ताम्र प्रतिमा है। हाथी दांत की कलाकृतियाँ। पश्चिम भारत में मोती निकालने का काम अनेक प्रकार के बहुमूल्य रत्नों, सूर्यकांत, गोमेद, कैलियम, एक प्रकार का श्वेत, लाल या भूरे रंग का रत्न, स्फटिक, रजवत के तराशने और चमकाने का कार्य उज्जैन और मोकादन का फलता फूलता रहा। अनेक प्रकार के वस्त्रों का विशाल घरेलू बाजार था, जो भारत के अंदर उत्तरी दक्षिणी व्यापार का समूह अंग था। एशियाई बाजारों में भी भारतीय वस्त्रों की भारी मांग थी। रेशम, मखमल, सादा सूती वस्त्र, ऊन और कपास भारी मात्रा में पैदा किए जाते थे। पश्चिम भारत रेशम बुनाई का एक प्रधान केंद्र था, लेकिन गुप्त काल के उत्तरार्ध में रेशम का उत्पादन घट गया होगा, क्योंकि पश्चिम भारत के रेशम बुनकरों के एक बड़े संघ के अनेक सदस्य दूसरे पेशों अपनाने के लिए भीतरी प्रदेश में चले गए थे। शिल्प संघ मसलों के उत्पादन और वाणिज्य
उद्यम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे और उनके आंतरिक संगठन के संबंध में उनके अपने फायदे कानून थे। ये संघ किसी न किसी रूप में जाति व्यवस्था की भांति सामाजिक आर्थिक सहायता प्रदान करते थे। गुप्त काल के पूर्व की अवधियों में समुद्र पार व्यापार हेतु लिए गए ऋणों पर अत्यधिक ब्याज की दरों को घटाकर 20% कर दिया गया, जिसमें गोपनीयता भी शामिल थी। ब्याज की दरों में कमी से मालों की अधिक उपलब्धता और मुनाफे की दर में संभावित कमी के भी संकेत मिलते हैं। समुद्रगुप्त के पूर्व और दक्षिण के अभियानों और हक्स के लगातार दौरों के लिए कुशल संचार और परिवहन व्यवस्था अपेक्षित थी। सड़कों पर बैलगाड़ियाँ, ऊबड़-खाबड़ क्षेत्रों में भारी पशुओं के घने जंगली क्षेत्रों में हाथी काम में लाए जाते थे। गंगा, नर्मदा, गोदावरी, कृष्ण और कावेरी जैसी बड़ी नदी में निम्न स्तरीय विस्तार मुख्य जल मार्ग थे। पूर्वी घट तख्त के पतन जैसे ताम्रलिप्ति और घटनाशाला के जरिए उत्तरी भारत तथा दक्षिण पूर्व एशिया का व्यापार संचालित होता था, जबकि पश्चिमी घाट के पतन पूर्वी भूमध्य सागर और पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार करते थे। इस समुद्री व्यापार में संकलन प्रायद्वीपीय भारत के पतन और उत्पादन केंद्रीय इस अवधि में हस्रमान होते तो नहीं प्रतीक होते थे, लेकिन यह गुप्तों के नियंत्रण से बाहर थे। मध्य और पश्चिम एशिया के साथ स्थलीय व्यापार भी ईसा की चौथी और 17वीं सदी के बीच हास्योन्मुख नहीं था। ऐसा प्रतीक होता है कि ईरान में बैक्टीरिया से उत्तर पश्चिम भारत में अथवा अरब से समुद्र के जरिए पश्चिमी तट पर आने वाले अक्षयों के आयात में बढ़ोतरी हुई। धार्मिक जीवन। गुप्त काल को ब्राह्मणवादी पुनर्जागरण का काल मानने की परंपरा रही है। ब्राह्मण धर्म का एक वर्ग इस अवधि में फल फूल रहा था। उपमहादेश के कुछ भागों में बौद्ध धर्म अभी भी प्रचलित था और शैववाद के साथ इसकी प्रतिद्वंद्विता सुविदित थी। लेकिन बौद्ध धर्म अन्य धर्म के पूजा अनुष्ठानों से प्रभावित हो रहा था। बौद्ध धर्म अन्य धर्म के पूजा अनुष्ठानों से प्रभावित हो रहा था। बौद्ध धर्म के अनुयायी भारत के सरहदों से पार मध्य एशिया, चीन और दक्षिण पूर्व में फैले थे। इन क्षेत्रों के प्रचलित धार्मिक आचरण नव स्थापित बौद्ध धर्म के आचरणों में खासी समायोजित कर लिए गए। जैन धर्म को पश्चिमी भारत के व्यापारियों समुदायों के समर्थन मिला और राजकीय संरक्षण कर्नाटक और दक्षिण से 6वीं शताब्दी के आरंभिक भाग से दूसरी जैन संगीति बल्लभी से आयोजित की गई और जैन के सिद्धांत बाद में परिभाषित किए गए, जो आज की विद्यमान है। संस्कृत भाषा का उपयोग बढ़ रहा था क्योंकि अनेक क्षेत्रों में यह श्रेष्ठ जनों की प्रतिनिष्ठा पूरक भाषा बन गई। लेकिन इसके फलस्वरूप धार्मिक उपदेशकों के शिक्षित समुदाय में कमी आ गई। जैनों ने मूर्तियों की एक श्रृंखला विकसित की थी, जैसे महावीर, अन्य तीर्थंकरों की सीधी खड़ी आकृतियाँ अथवा पालथी मार कर बैठी हुई आकृतियाँ। उपदेश के हिस्सों में कबीलाई समाज के साथ आदान प्रदान की लंबी प्रक्रिया के फलस्वरूप कबीलाई सरदारों ने अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। कृषिकरण की प्रक्रिया ने
निरपवाद रूप से ब्राह्मणों द्वारा संस्कृति संक्रमण की ताकत पैदा की और बड़ी संख्या में किराए पर लाए गए कबीले सरदार कृषि कार्य में लग गए। उन्होंने कबीलाई श्रम को किराए पर लिया और ब्राह्मण समाज से जातीय श्रेणी विभाजन और अनुष्ठानों को ग्रहण कर लिया। गुप्त काल तक शैव, वैष्णव, शाक्त और गणेश एवं सूर्य की पूजा आरंभिक धर्म के रूप में प्रतिस्थापित हो चुकी थी। गुप्त काल में सूर्य की पूजा प्रारंभी गुजरात तक सीमित प्रतीक होती है और वह भी धीरे धीरे लुप्त हो गई। लेकिन इस काल का सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक घटनाक्रम था देवी की पूजा। देवी में प्रजनन क्षमता से जुड़ी अनेक देवी सत्यों की अवधारणाओं को अपने में समाविष्ट कर लिया। नारी देवी सत्या अनेक धार्मिक कृत्यों की केंद्र बन गई। वह सभी ऐन्द्रजानिक गुणों से युक्त थी और यही गुण आगे चलकर तांत्रिकवाद के आधार बन गए। देवी सारे कार्यों, ऊर्जा और सत्ता शिव की शक्ति समझी जाती थी। ऐसा माना जाता है कि पुरुष देव महिला देवी के मेल से ही सक्रिय होता है। ऐसी धारणाएं कितनी बलवर्ती थी ये योनियों को समर्पित मंदिरों से पता चलता है। ये योनियां ऐन्द्रजालिक शक्ति से युक्त थी और इसका संबंध यदा कदा देवियों से माना जाता था। योगिनियों के इस मंदिर में अधिकांश मध्य एशिया में अभी भी विद्यमान है। देवी की पूजा से जुड़े अनेक मिथिक देवी महात्म्य में मिलते हैं। यहाँ एक उल्लेखनीय है कि कबीलाई समाज में लोकप्रिय देवी की पूजा स्मृति के आत्मसात करने में भी तांत्रिक धर्म को स्मृति मिली। इस साथ पूजा प्रवृत्ति अनेक धार्मिक पथों का मूल विश्वास तो बनी ही, धीरे धीरे इसने अपनी स्थिति भी काफ़ी दृढ़ कर ली। पुरुष देवताओं की धर्मनियों की अलग से भी पूजा होने लगी, जैसे विष्णु की संगिनी लक्ष्मी तथा शिव की सहभंगिनी पार्वती, काली और दुर्गा की पूजा। तांत्रिक विश्वासों और अनुष्ठानों से बौद्ध धर्म भी प्रभावित हुए बगैर नहीं रह सका। बौद्ध पर तांत्रिक प्रभाव और वज्रयान संप्रदाय के उद्भव में देखा जा सकता है। इसका केंद्र पूर्वी भारत में था। वज्रयान बौद्ध धर्म ने विद्यमान बौद्ध देवकुल में नारी प्रतिरूप के तौर पर तारा की पूजा प्रवृत्ति को जन्म दिया। लेकिन हैनसांग को बोध गया, सारनाथ और कुछ अन्य स्थानों में बौद्ध धर्म में हास्य के लक्षण परिलक्षित हुए और उसने बौद्ध धर्म के प्रति कुछ राजाओं जैसे बंगाल के संकयांक के द्वेष की चर्चा की है। इस तरह 7वीं सदी तक बौद्ध धर्म पूरे उपमहादेश के स्तर पर पतन की ओर बढ़ रहा था। इस काल में वैष्णववाद और शैववाद के ये जो वैष्णववाद है इसमें भगवान विष्णु की पूजा की जाती थी और जो वैष्णववाद है शिव की के 3 महत्वपूर्ण धार्मिक घटनाक्रम थे। प्रतिमा पूजा का केंद्र बन गई और इस प्रतिमा पूजा ने वैदिक यज्ञ का स्थान ले लिया। वैदिक ब्राह्मणवाद के यज्ञ अनुष्ठान में पुरोहित की भूमिका में कमी आती गई और इसके स्थान पर भक्ति पौराणिक धर्म का सबसे व्यापक रूप हो गई। वैदिक धर्म की अपेक्षा पौराणिक धर्म का आकर्षण भी अधिक था। धार्मिक अनुष्ठान में आम लोग भाग लेने लगे।
सामूहिक रूप में तीर्थ यात्रा करने लगे और स्थानीय मिथकों को बढ़ावा मिलने लगा। इस काल में कुछ पुराणों की भी चर्चा हुई, यद्यपि उनके लेख की सही तिथि निर्धारित करना कठिन है। कुछ संप्रदायवादी साहित्य है जो भक्त को प्रतीकों, पूजा के अनुष्ठानों और देवता विशेष, जिसको वे पुराण सम्मतित है के आदेशों के अनुपालन की जानकारी देते हैं। आरंभिक पुराणों में कुछ पुराण जैसे विष्णु पुराण के एक अनुच्छेद के अतीत के राजवंशों और वंशावलियों का वर्णन है। उत्तर की संस्कृति का दक्षिण में संस्कृति के साथ आदान प्रदान, व्यापारियों के परिपथ और सैन्य दल तथा ब्राह्मण आदिवासियों के नियमित मार्गों के गठबंधन के फलस्वरूप उत्तर के कुछ प्रतिमानों, विचारों और संस्थानों को तो मिला लिया गया, जबकि कुछ अन्य संशोधित अथवा अस्वीकृत कर दिए गए। तमिल क्रम में बस गए ब्राह्मण अपने को परम पावन दैविक परंपरा का संरक्षण मानते थे। इस रूप में वह सम्मान की दृष्टि से देखे जाते थे। वो धीरे धीरे उन्होंने प्रायद्वीपीय के राजाओं में अपनी सरक पाली। अनुष्ठानों का निष्पादन राजा के लिए ऊंची हैसियत का मार्ग प्रशस्त करता था। रूढ़िवादी ब्राह्मणों ने आरंभ में भक्ति आंदोलन का तिरस्कार किया, लेकिन अंत भक्ति आंदोलन दक्षिण में अन्य धार्मिक प्रवृत्तियों की अपेक्षा अधिक लोकप्रिय हो गया और शाही शासकों ने भी इसे स्वीकृति प्रदान कर दी। तमिल भक्ति आंदोलन देवता के चुनाव में वैष्णववाद और शैववाद से गहरे रूप से प्रभावित हुआ। ये पृथक भक्ति आंदोलन की आरंभिक अभिव्यक्तियाँ हैं। तमिल भक्ति आंदोलन को अल्वारो और यारारो के स्रोत और कविताओं में वैष्णव और शैव कवियों के द्वारा भारी लोकप्रियता मिली। शिव और विष्णु को समर्पित भजन नलयारा दिव्य प्रबंधन में संग्रहित है। अपार शैव कवियों में सर्वाधिक लोकप्रिय था, जबकि नम्बलवाद और तिरुमकाई अल्वार तथा अति सम्मानित कवियत्री आंदोलन महत्वपूर्ण वैष्णव कवि थे। कुछ दार्शनिकों ने वैदिक दर्शन को पुनर्जीवित किया और मठों और घटकों वैदिक शिक्षा के केंद्र की स्थापना की। वैदिक दर्शन को स्वीकार्य एवं सुग्राह्य बनाने का सबसे कारगर उपाय था कि दुर्बोधता को दूर करना। इस दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कार्य नववेदांत दर्शन के प्रतिपादक शंकराचार्य ने किया। उन्होंने बौद्ध, जैनों और लोकप्रिय भक्ति संप्रदायों के द्वारा ब्राह्मणवाद को दी गई चुनौती को स्वीकार किया। उनका जन्म केरल में हुआ था और 8वीं-9वीं सदियों में उन्होंने लिखा और शिक्षा दी। हालांकि संभव है वे बाद की अवधि के हो। हमारे अध्ययन काल के प्रायद्वीपीय भारत में सामाजिक धार्मिक जीवन केंद्र के रूप में विकसित हुए। पल्लव काल से लेकर बाद तक अधिक समृद्धि मंदिर प्रतिष्ठित नृत्यकों, गायकों और संगीतज्ञों का पोषण करते थे। इससे देवदासियों, देवताओं की सेवा करने वाली महिलाओं को नियोजित करने की प्रथा विकसित हुई। ये देवदासियाँ लगभग सारे भारत में बड़े मंदिरों में नियोजित की जाने लगी। उनमें से कुछ ने भक्ति काव्य की रचना की। पल्लव काल में पत्थर काटकर मंदिर बनाए गए, जिसमें महाबलीपुरम का एकरम एक ही चट्टान से बना
मंदिर प्रसिद्ध हैं। पत्थर की संरचना वाले मंदिर ऐहोल में वातापी की चुनौती के फलस्वरूप 6ठी सदी में महाबलीपुरम में प्रसिद्ध तख्तीय मंदिर 7वीं सदी में और कांचीपुरम में बनाए गए। कला और संरक्षण। गुप्त काल के मंदिर स्थापत्य के बहुत कम उदाहरण शेष बचे हैं। उस काल के मंदिरों की स्थापत्य कला कभी निर्माण की अवस्था में थी। अजंता और एलोर में सेल काट कर बनाई गई गुफाएं स्थापत्य कला के सर्वोत्तम उदाहरण हैं। उसमें आगे चलकर एलोर, एलिफेंटा और औरंगाबाद में सेल काटकर वैष्णव और शैव मंदिरों को बनाने की परंपरा मिली। उड़ीसा में ललितगिरी, रत्नगिरी और उदयगिरी में शासकों और सौदागरों के लक्षण में बौद्ध स्तूप बनाए जाते थे। अजंता की गुफाएं मूर्ति और भित्ति चित्रों से सजी गई बौद्ध का जीवन चरित्र और जगत कथाओं का चित्रण के द्वारा साहित्यिक उल्लेख की बहुलता मिलती है। आरंभ के मंदिरों में एक ही कक्ष होता था जिसमें प्रतिमा रखी जाती थी। सांची, ऐरोल, तिगोवा, भूमारा, नकुआ, कठोरा, लोधखान और देवगढ़ में ऐसे ही मंदिर हैं। ऐसे मंदिरों में आमतौर पर पौराणिक देवताओं विष्णु, शिव, पार्वती, दुर्गा व भैरव की पूजा होती थी। देवगढ़ में दशावतार मंदिर जैसे कि नामे से ज्ञात होता है विष्णु के अवतारों को समाहित आरंभिक मंदिरों में एक है। शिव और वैष्णव मंदिर गर्भगृह व कक्ष में जिसमें देवता की मूर्ति रखी जाती थी के चारों ओर बनाए गए। दक्खन में बौद्धों ने सेल काटकर बनाई गई चट्टानों की खुदाई जारी रखी और वैष्णवों, शैवों और जैनियों ने बाद की शताब्दियों में इसका अनुकरण किया। पर्याय बौद्ध गुफाओं के सिंडिकेट मंदिरों की खुदाई करते रहे। जो मंदिर सेल काट कर बनाए जाने के बदले सीधे खड़े थे वह आमतौर पर पत्थर के बने थे और वह तेजी से स्मारकीय शैली के माध्यम बन गए। भीतर गांव में पहले का बना हुआ ईंट का मंदिर विद्यमान है। एक तीव्र सौंदर्यपरक संवेदनशीलता प्रतिबिंबित करने वाली श्रेय मूर्तिकला सारनाथ, मथुरा, कुशीनगर और बोध गया की बौद्ध मूर्तियों में परिलक्षित होती है। इन मूर्तिकलाओं ने अधिक महत्वपूर्ण शैव, वैष्णव और शैव देवताओं को चित्ताकर्षक सिक्कों पर चित्रण के लिए उत्प्रेरित किया। शैव चित्रण या तो देवता के अथवा उसके किसी अवतार के जिसमें विविध प्रकार के चित्रों की गुंजाइश थी। शिव को पर्याय लिंग के रूप में ही चित्रित किया जाता था। पक्की मिट्टी की मूर्तियाँ लोकप्रिय और जनसामान्य के लिए सुलभ बनी रही। पत्थर की मूर्तियों को केवल संपन्न वर्ग का ही संरक्षण प्राप्त था। सुल्तानगंज में पाई गई बौद्ध की मूर्ति इस काल की कांस्य प्रतिमा का दुर्लभ उदाहरण है। साहित्य। हम इस अवधि में आरंभिक पुराणों विष्णु पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण, ब्रह्मांड पुराण और हरिवंश पुराण की चर्चा धर्म वाले खंड में कर चुके हैं। इसका भी उल्लेख किया जा चुका है कि पुराण सिर्फ ब्राह्मण धर्म ही नहीं बल्कि राजकीय वंशावली और ऐतिहासिक परंपराओं के अध्ययन के भी महत्वपूर्ण स्रोत थे। साथ ही इस
बात का भी जिक्र किया जा चुका है कि इस अवधि में धर्म गतिविधियों के अध्ययन के लिए दक्षिण भारत के वैष्णव, अलवार और या यायार शैव संतों ने भक्ति भजनों की रचना की थी। इस संबंध में यह भी उल्लेख है कि रामायण और महाभारत संबंधित राजनीतिक धार्मिक इतिहास जानने के स्रोत प्रथम दो हंसताबंध महाकाव्य है। इस खंड में हम पक्षवती काल के धातु कर्म काव्य और साहित्यिक सिद्धांत के अध्ययन के स्रोत के रूप में रचनात्मक साहित्य का उल्लेख करेंगे। नित्य नाटक और काव्य पर भगत लिखित आधारभूत ग्रंथ नाट्य शास्त्र संवत इसी अवधि का है। साहित्यिक परीक्षा समीक्षा और रस सिद्धांत रचनात्मक साहित्य के विशिष्ट रूप बनकर उभरे। विशिष्ट शासक वर्ग, दरबार, अभिजात वर्ग और संपन्न नगरवासियों ने संस्कृत में पद को संरक्षण प्रदान किया। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि कालिदास एक असाधारण कवि को नाट्यकार थे। उनकी कृतियों ने संस्कृत भाषा को गरिमा प्रदान की और वह बाद के कवियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी। नाटक में उनका अभिज्ञान, शकुंतलम और काव्य शास्त्रों में उसका लंबा प्रगति काव्य मेघदूतम संस्कृत की श्रेष्ठ रचनाएं मानी जाती है। इनके पश्चात भारवी का किरातजनिजम, माघ का शिशुपालवध और भट्टिय काव्य तथा उसके कुछ और बाद की अवधि में भवदूती रचित मालती माधव के सिंह संस्कृत साहित्य की उत्कृष्ट रचनाएं है। शूद्रक लिखित मत्स्य कट्टिकम में शहरी जीवन की झांकी मिलती है। विशाखा दत्त की नाट्य कृति मुद्रा राक्षस में नंदवंश के बंध्यास और देवी चंद्रगुप्त में चंद्रगुप्त द्वितीय तथा सत्याग्रहण की चेष्टा का वर्णन मिलता है। पंचतंत्र की कहानियाँ सामाजिक संदेश और सुबोध की वास्तवता अपनी साहित्यिक गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध है। बाण भट्ट रचित हर्ष चरित्र जीवन चरित्र और संस्कृत श्रुतियों का श्रेष्ठ उदाहरण है। यही बात उसके मिक्तानात्मक कष्टभरी के साथ भी लागू होती है। राज दरबार की भाषा संस्कृत थी। इस भाषा को गुप्त काल में प्रधानता मिली जो ईसा की दूसरी सहस्त्रवीं तक चलती रही। इसके बाद क्षेत्रीय भाषाओं का उपयोग होने लगा। दिल्ली सुल्तान और मुगल के समय में राज दरबार की भाषा फारसी हो गई, लेकिन स्थानीय भाषाओं को संस्कृतियों का चलन जारी रहा। इनकी झलक अनेक शिलालेखों और धार्मिक संप्रदायों की भाषा में प्रकृत के उपयोग में मिलती है। नाट्य शास्त्र अनेक भाषाओं और बोलियों को सूचीबद्ध करता है, जिसमें निम्न जातियों और चांडालों द्वारा बोली जाने वाली भाषाएं भी शामिल हैं। संस्कृत के अतिरिक्त प्राकृतिक साहित्य को भी जैन व्यापारियों का संरक्षण प्राप्त था। विमल सूरीकृत पोमाचर्यम जो राम कथा का जैन रूपांतरण है, प्राकृत और लोकप्रिय साहित्य का सुंदर उदाहरण है। उल्लेखनीय है कि संस्कृत नाटकों में उच्च वर्ग के पात्र संस्कृत भाषा में बोलते थे, जबकि निम्न स्तरीय लोग और सभी नारी पात्र प्राकृतिक में। अन्य
राज्यों का उदय। वक्टाकर। अब हम इस अवधि के अन्य राज्यों की चर्चा करेंगे। विदर्भम के वक्टाकर मध्य भारत और उत्तरी दक्कन में महत्वपूर्ण राजनीतिक शक्ति थे। विदर्भम में हम वक्टाकर राज्य के समुदाय के 3 स्थायी तौर पाते हैं। पूर्वी वक्टाकर शाखाएं नंदवर्धन वक्टाकर शाखा तथा पश्चिम विदर्भम और वात्स्य गुलुम शासक के वक्टाकर प्रथम दौर में प्राक प्रभावित गुप्त के वक्टाकर शासन विंध्य शक्ति से लेकर रुद्रसेन द्वितीय तक आते हैं। उन्हें मुख्य 4वीं सदी में शासन किया। दूसरे तौर में प्रभावती गुप्त का राजकाल आता है, जिसमें संधव पर आधिपत्य के लिए आगमन पैदा हो जाती है। वक्टाकर राज दरबार में गुप्तों का प्रभाव बढ़ने लगता है और तृतीय और तब शुरू होता है जब वक्टाकर सत्ता के निर्माण और वैधीकरण में परवकर्षण द्वितीय का शासनकाल आरंभ होता है, जिसमें व्यापक क्षेत्रीय और राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया चलती है। परवकर्षण द्वितीय के 24 भूमि अनुदान संबंधित घोषणा पत्रों के विदर्भ के क्रमिक क्षेत्रीय एकीकरण और विदर्भ राज्य में स्थानीय सरदारों के राजनीतिक संवेदन का स्पष्ट रूप से पता चलता है। संधव काल मध्य भारत में स्थापत्य कला और चित्रकला की विस्तृत क्षेत्रीय शैली के विकास के लिए भी प्रसिद्ध है। मेदक शासन के प्रथम स्तर वर्षों के भूमि अनुदान संबंधित घोषणा पत्रों की जांच से पता चलता है कि सौराष्ट्र में पहली बार ईसा की 6वीं सदी में एक क्षेत्रीय राज्य का निर्माण हुआ। इस अवधि में शिलालेखों से सौराष्ट्र के क्षेत्रीय एवं राजनीतिक संगठन एवं एकीकरण के प्रयासों में आने वाली कठिनाइयों और उसे निपटाने के लिए मिथकों द्वारा अपनाए गए उपक्रमों का संकेत मिलता है। प्रथम स्तर साल के भूमि अनुदानों के क्षेत्रीय वितरण की जांच से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि भावनगर, अमरेली और खेड़ा जिलों का क्रमिक संगठन हुआ। पुरालेखीय सिंह महत्वपूर्ण गैर मंत्रिक सरदारों का मौखिक राज्य में संगठन का भी संकेत देते हैं। ब्राह्मणों, बौद्ध विहारों और यदाकदा मंदिरों को दिए गए अनुदानों ने मौखिकों की सत्ता को भेदना प्रदान कर दिया और देहाती क्षेत्रों के संसाधनों के संगठन को सुलभ बना दिया। भूमि अनुदानों के घोषणा पत्र चरित्र और उन मिथकों के प्रशासनिक प्राधिकरण और राजतत्व के विशेष अधिकारियों को रूपित करते हैं, जो गुजरात के प्रथम क्षेत्रीय राजवंश के रूप में पनप रहे थे। देहाती इलाकों में बार बार पढ़कर सुनाए जा रहे थे। घोषणा पत्रों में मृतकों को न सिर्फ शाही उपाधियों और प्रभावशाली वंशावली वाले क्षेत्रीय संप्रभुओं के रूप में प्रस्तुत किया होगा, अपितु इसके क्षेत्रीय दावों को भी दर्शाया गया। घोषणा पत्रों के यह तथ्यों ने मृतकों को सरदारी से
राजपद के संक्रमण में सही अनुमोदन में सहायता की। जब मिथकों ने सौराष्ट्र में पहली बार भूमि अनुदान किया तो उन्होंने उस अधिक्षेत्र के देहाती इलाकों में अपनी संप्रभुता के विस्तार की प्रक्रिया का ही श्रीगणेश किया। चूँकि यह अनुदान प्रथम स्तर वर्षों में केवल भावनगर, अमरेली और खेड़ा जिलों में ही दिए गए, उनकी स्थानिकता कार्मिक क्षेत्रीय संगठन की अभिकल्पना जाहिर करती है। मांत्रिक राजाओं की उपाधियों से स्थानीय सरदारों के राजनीतिक समावेशन की प्रक्रिया का पता चलता है, जो क्षेत्रीय संगठन के समांतर चलती थी। आवश्यक नहीं कि इन घोषणा पत्रों में दी गई पदाधिकारियों और करों की सूची को ग्रामीण समाज के शोषण का दस्तावेज ही माना जाए। उन्हें उभारते मृतिक राजवंश के राजकीय मानकों और प्रशासनिक उपकरणों से जनसामान्य को परिचित कराने के माध्यम के रूप में भी देखा जा सकता है। अंत मिथकों के अनुदान ब्राह्मण भूमिपतियों के उपद्रव के लिए उत्तरदायी नहीं थे। मिथकों के पहले से ही सौराष्ट्र में उच्च स्तरीय ग्रामीण समाज विद्यमान था, जिसमें ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण भूमिपति शामिल थे। दक्खन और तमिल क्रम। उत्तर भारत में गुप्तों और उनके निकटवर्ती उत्तराधिकारियों के बाद हमारी ऐतिहासिक यात्रा आगे बढ़ती हुई दक्षिण में दक्खन और तमिलक्रम तक पहुंचती है। यहाँ हमारा ध्यान दक्खन और उसके आगे दक्षिण का राजनीतिक इतिहास, दो भौगोलिक क्षेत्रों पश्चिमी दक्खन और तमिलक्रम, एक और तटीय क्षेत्रों के समांतर पर्वतों से घिरे विस्तृत पठारी इलाके और दूसरी ओर चेन्नई के दक्षिण के उर्वर समतल मैदान के बीच दीर्घकालीन संघर्ष पर केंद्रित हो जाता है। पश्चिमी दक्खन में बाटकों ने चालुक्य सत्ता के सामने घुटने टेक दिए, जहां वातापी बादामी में उनका अड्डा कायम हो गया। पूर्वी दक्खन से दक्षिण अनेक राज्य बन गए, जिसमें साल कायनो और बाद में पूर्वी चालुक्यों द्वारा शासित राज्य कुषाण कठोर क्षेत्र में नागार्जुनकोंडा और धरणीकोंडा जैसे महत्वपूर्ण केंद्रों वाले इक्ष्वाकुओं और उनके निकटवर्ती विष्णुकुटिनों के राज्य शामिल थे। कर्नाटक पर नियंत्रण कदमों और नोलबोंग गंगों के बीच बटा था, इसलिए दावा किया जाता है कि उसमें से कुछ ब्राह्मण क्षेत्रीय जाति के थे, अर्थात ऐसे ब्राह्मण थे जो क्षेत्रीय के कार्य करते थे अथवा जो ब्राह्मण और क्षेत्रीय कुल परंपरा का दावा करते थे। उपसारा। 6वीं सदी के मध्य के बाद 300 वर्षों तक 3 बड़े राज्य आपस में संघर्ष थे। ये थे बादामी के चालुक्य, कांचीपुरम के पल्लव और मैदुरै के पांड्य। ये सभी उग्र भूभागों को अपने अधीन करना चाहते थे। चालुक्य आरंभ को कदंबों के अधीन शासक थे, जो बाद में स्वतंत्र हो गए। उनका गढ़ उत्तरी कर्नाटक में वातापी, बादामी और निकटवर्ती ऐरोल था, जहाँ से वह ऊपरी गोदामी में स्थित बटकाकों के पहले के राज्यों को अपने राज्य में मिला लेने के लिए उत्तर की ओर बढ़ गए। उन्होंने कुछ
पश्चिमी तटीय क्षेत्रों को भी अपने राज्य में संभवतः इसलिए शामिल कर लिया क्योंकि वह क्षेत्र अरब सागर के आने वाला व्यापारियों की मेज़बानी करते थे। उत्तर भारत के बढ़ते प्रभाव को चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय के हक्स को नर्मदा में पराजित कर नियंत्रित कर लिया। यह एक ऐसा घटना है जिसका चालुक्य ने बड़े गर्व से बार बार चर्चा की। सातवाहन राज्य के पूर्वी भाग, कृष्णा और गोदावरी के डेल्टाओं, नदीमुख भूमियों को ईसा की 3री सदी के इक्ष्वाकु राजवंश ने जीत लिया था। बाद में पल्लवों ने इस क्षेत्र पर अधिकार कर इक्ष्वाकु शासन का अंत कर दिया। पल्लवों को कदंब शासकों को पराजित कर चालुक्य राज्य के दक्षिण में स्थित उनके राज्यों को भी अपने राज्य में शामिल कर लिया। दोस्तों चैप्टर ख़त्म हुआ। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।